नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा। आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत कोठारी, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अब तक कई बाईपास सर्जरियां कर चुके हैं। बाईपास सर्जरी तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि संक्रमण की। आगे का जीवन कैसे बीतेगा। सर, आपका राज समाचार में स्वागत है। नमस्ते। आपने बाईपास सर्जरी कर दी सर, बाद में पीड़ा होती है। मैं कईयों को देखता हूँ कि मवाद हो गई है, इतना बड़ा चीरा सा लग जाता है सर। यहाँ भी आप कई 2-3 शायद जगह से करते हैं, लेकिन सर उसके बाद वो व्यक्ति इतना संक्रमण होने के बाद कई बार तो दूसरी बार सर्जरी करनी पड़ती है। ऐसा है क्या? हाँ, ये काफ़ी हद तक बात ठीक है। अगर संक्रमण ज़्यादा फैल जाएगा तो फिर उसमें फिर हमें उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वरना फिर वो शरीर में इकट्ठा होता रहेगा। वो फिर मवाद जो जमा हो रहा है उसकी वजह से वो बोन को भी खा लेता है, तो ऐसे फिर हमें दोबारा खोलना पड़ता है उसको। बाईपास कितनी जगह से होती है सर? बाईपास देखिए, आजकल 3 तरीके से तो होती है, जिसमें एक तरीका जो है वो तो है कन्वेंशनल तरीका, जिसमें कि आप एक बीच की हड्डी को तोड़ते हैं, जिसको मिडलाइन स्टर्नोटमी कहते हैं। जो स्टर्नम बोन होती है उसको हम तोड़ते हैं। एक तो यह है, ये कन्वेंशनल था, तो इसमें आप हड्डी को तोड़ रहे हैं। दूसरा तरीका होता है साइड इंसिजन से करना। तो वो साइड इंसिजन से अगर आप करेंगे तो साइड इंसिजन से करने से कोई हड्डी टूटी नहीं, आप पसली से हार्ट पे अप्रोच कर रहे हैं। तो इसको हम मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी कहते हैं। अब ये 2 तरीके से होती है, एक तो सीधे डायरेक्ट अपना विजन से, दूसरा होती है आप दूरबीन से करें। तो आजकल है तरीका, दूरबीन से भी होता है, डायरेक्ट इंसिजन से भी होता है, तो उसमें हड्डी नहीं टूटती और काफ़ी हद तक संक्रमण का खतरा भी बचा रहता है। कितना बड़ा चीरा होता है? जो चेस्ट वाली होती है उसमें कितना बड़ा चीरा लगता होगा? चेस्ट वाले में तो पूरी हड्डी टूटेगी ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो तो आप मान के चलें कितना? जहाँ तक आपको हड्डी फील हो रही है वो टूटेगी बिल्कुल। हाँ, यहाँ तक वहाँ तक तो होगा। फिर वो हम स्टील वायर से बंद करते हैं, और उसमें ऑब्वियसली अगर आप हड्डी को आप तोड़ के अगर आपने अप्रोच किया तो पेशेंट कम से कम 5 दिन हम रोकते हैं। 3 दिन आईसीयू में रहता है, 2 दिन वार्ड में रहता है, वार्ड से फिर डिस्चार्ज होता है। और उसका ये रहता है कि हम शुरुआत में पेशेंट को ये बोलते हैं कि भारी वज़न ना उठाएं। आप कोई भी भारी वज़न उठाएंगे तो उसका भार अल्टीमेटली इसी हड्डी पे आएगा, दोनों हाथों से। तो वो फिर हम उसको मना करते हैं, करवट लेने के लिए मना करते हैं, 2 व्हीलर चलाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि फिर वो सारा वजन इधर ही आ रहा है। ये चीज़ें थोड़ा हमारी तरफ से प्रतिबंधित रहती हैं इनिशियली। कितने दिनों तक सर? 3 महीने तक। यानी 3 महीने तक आप अपना ध्यान रखें। बिल्कुल अपना ध्यान रखें सर। उसके बाद बाईपास के बाद व्यक्ति का जीवन कैसा रहता है? देखिए, बाईपास सर्जरी जैसा कि बताया गया है, अगर आप संक्रमण का खतरा छोड़ें तो वो एज गुड एज बाईपास के बाद में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और कई एग्जांपल्स ने देखा भी गया, पेशेंट बिल्कुल मैराथन भी दौड़ते हैं सर, मैराथन की रेस में भी दौड़ते हैं बाईपास के बाद में, क्योंकि आपने तो नया बाईपास बना दिया, तो आपने नई बाईपास रोड खोल दी, तो आपने वो नस से तो आप नई नस आपने बनाई दी, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो आगे उल्टा और अच्छे हो गए, आप जवान हो गए हार्ट की तरफ से देखा जाए तो कम से कम एक अच्छी बाईपास जो होती है वो 20 से 25 साल कहीं नहीं जाती, वो ग्राफ चलता रहता है। स्टंट भी डलते हैं? हाँ। और बाईपास होता है? हाँ। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? कितने लाइफ क्या रहती है? देखिए, स्टेंट में तो ये रहता है कि स्टेंट में आप डालते हैं छल्ला, और जो कॉमन से अमन पार्लेंस में कहते हैं उसको छल्ला कहते हैं। तो छल्ला आप या तो पैर की नस से या हाथ की नस से डाल देते हैं। उसमें आप जो वो ब्लॉकेज होता है उसको आप छल्ले से खोल देते हैं, वहाँ पे बैलून से खोलते हैं, फिर छल्ला आप लगा देते हैं। तो अब आपने छल्ला लगाया, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके उस पर छल्ले पे भी वो प्लाक बनना, जो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बनना चालू हो जाता है। अब ये प्रोसीजर जो है ये क्या होता है, 10 साल या 15 साल चलता है। अच्छा स्टेंट अगर आप लगाएं, पेशेंट उसके बाद में अपना खुद का ध्यान रखे, व्यायाम करे, अपनी दिनचर्या उसकी सुधर जाए, तो 15 साल तक से चलता है। और बाईपास में तो फिर तो स्टेंट जो है वो थोड़ा सा उन केसेस में हमने ये देखा है कि अच्छा है कि जिस केस में हार्ट की 3 वेसलों में से 1 या 2 वेसल की डिजीज़ हो, तो फिर आप स्टेंट लगवा लीजिए, क्योंकि फिर ऑब्वियसली आप इतना बड़ा चीरा लगाएंगे, ओपन हार्ट सर्जरी होगी, वो भी ठीक नहीं है, तो आप उसमें छल्ला लगवाएं। लेकिन जैसे ही तीनों की तीनों वेसल आप डिजीज़ मान के चलिए अगर हैं, तो फिर अपने को बाईपास कराना बेहतर होता है। आपने कहा कि अच्छा छल्ला लगाएं, तो छल्लों में फ़र्क होता है क्या सर? छल्लों में बिल्कुल फ़र्क होता है। तो अब जैसे आजकल एक जो छल्ले अब देखने में आए हैं, उसमें सबसे पहले तो कंपनी का फ़र्क होता है।
तो अच्छी कंपनी के जो छल्ले होते हैं उनका फ्रेमवर्क जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसके वो बने हुए होते हैं। दूसरा, उनमें से एक दवाई निकलती, तो हम उसको ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स कहते हैं। उसमें से धीरे धीरे करके दवाई रिसती रहती है, तो वो जो दवाई जो रिस रही है वो दवाई फ्यूचर ब्लॉकेज रोक रही है आगे उसमें वहाँ, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि छल्ला ही ब्लॉक हो जाता है या छल्ले के आगे और पीछे ब्लॉक हो जाता है, तो वो उसको फ्यूचर ब्लॉक को रोक देती है वो दवाई। तो वो अंदर ही सिक्रीट हो रही है कोरोनरी आर्टरी में, तो वो रोकती है। तो उनको तो हम ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट कहते हैं, महंगे आते हैं, थोड़े बढ़िया रहते हैं। एक होता है बेयर मेटल स्टेंट जो आजकल कम चलते हैं, उसमें क्या होता है वो मेटल का फ्रेमवर्क होता है, खाली वो लग जाता है, उसमें कोई दवाई नहीं रिस्की होती, तो उनके वो ब्लॉकेज फिर ऑब्वियसली फिर जल्दी होता है उन वाले में। तो ये दो तरह के अपन ने स्टेंट हैं। हम तो सरकारी डॉक्टर हैं। थोड़े से पैसों के अंदर 60 या 65 हज़ार में एक शायद स्टेंट डल जाता होगा। नहीं, आजकल तो और भी कम हो गया, 22-25 हज़ार तक ही आ गए हैं। जब से गवर्नमेंट ने रेट्स कैपिंग करी है तब से, जो पहले मतलब जब मुझे याद है जब हम स्टूडेंट थे तो एक छल्ला जो था, जो ये ड्रग एल्यूटिंग में बता रहा हूँ, ये कभी 1 से सवा लाख का आता था। ये कम होते होते अब आज की डेट में 22 से 25 से 30-40 हज़ार तक ये आ जाता है। इतना फर्क है? इतना फर्क, बहुत फर्क आया, यानी काफ़ी मात्रा में बनने लगे होंगे काफ़ी तो मात्रा में। हाँ, आजकल लोगों का कहाँ रहा है, मतलब कहते हैं बैठे रहने का काम बढ़ गया, तो उसकी वजह से ये बीमारियाँ भी बढ़ गई हैं। तो इस चक्कर में मतलब स्टेंटिंग, और दूसरा क्या है, हर पेशेंट में आजकल हम कोशिश करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी कोशिश करता है कि स्टेंट लगा ले। पेशेंट ओपन हार्ट सर्जरी के नाम से डरता है, वो कहता है मेरा एक छोटी सी उसमें हो रहा है काम तार में, तो मैं क्यों कराऊँ। तो फिर वो जहाँ पे नहीं होता रिकमेंडेड वहाँ पे भी वो छल्ला डाल रहे होते हैं, तो फिर वो ऐसे करके फिर खपत भी बढ़ गई है छल्लों की। बाईपास होने के बाद सर आदमी है ना सीढ़ियाँ चढ़ने से डरता है, पहाड़ चढ़ने से डरता है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छे अपन हो जाते हैं, और जितनी एक्टिविटी करें, सीढ़ियाँ चढ़ें, पहाड़ चढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो मैराथन रेस तक दौड़े हैं, साइकिलिंग करी है लोगों ने बाईपास के बाद में, और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी रिकवरी, बहुत बढ़िया होती है। बस रिकवरी में यही है कि आप अपना थोड़ा ध्यान रखें। कई लोग वुंड इन्फेक्शन, जैसे कि आपने बताया वुंड इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ पे घाव का, तो उसके लिए आपको यही देखना है, आप उसको पार्ट को पसीना ना जमने दें, आप रोज़ नहाएं, वहाँ पे साफ़ रखें, साफ़ सफाई रखें, बहुत अच्छे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसमें खाने पीने का भी कुछ होता है क्या सर? खाना पीना हम ये कहते हैं कि अमूमन, क्योंकि ये वही लिपिड प्रोफाइल आपकी डिरेंज होती है लंबे टाइम से, तभी ये बीमारियाँ आती हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई घी तेल आप थोड़ा कम करें, और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा थोड़ी कम रखें खाने में। संतुलित, जो हम मोटा अनाज कहते थे जो देसी भाषा में, वो खाएं, तो वो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। अपना व्यायाम करें, कुछ नहीं करना चाहते तो 40 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक रखें, बहुत बढ़िया चलेंगे। यही ध्यान होता है बस, ये रखना चाहिए। यानी 3 महीने का तो ज़रूरी है। 3 महीने का अगर आप बिल्कुल कन्वेंशनल करें, क्योंकि हड्डी देखिए, कहीं की भी हड्डी अपनी टूट रही है शरीर में, कहीं की भी हड्डी, तो वो आप ये मान के चलिए 1.5 से 2 महीने लेती है। अब ये तो आपकी बीच की हड्डी है भाई, रीढ़ की हड्डी और स्टर्नम, ये 2 हड्डियाँ ऐसी होती हैं, ये अपने को खड़ा करने का, ये मेन काम इनका रहता है पोस्चर बनाने में, तो अब वो आप ले कैसे पाओगे, कोई भी वजन नहीं ले पाओगे। यानी 3 महीने का तो कंप्लीट रेस्ट? कंप्लीट तो नहीं, हम ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में आप जाने योग्य हैं। आप अपना काम करिए, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है आप रिज्यूम करिए अपना वर्क, लेकिन आप भारी वज़न ना उठाएं। कई लोग होते हैं भारी वज़न उठा के, और कोई बोरी उठा ली, कुछ मतलब आपने उठा लिया, रोज़ की बाल्टी उठा ली, वो जो अपनी नॉर्मल बाथरूम की बाल्टियाँ, तो वो वजन फिर वो ट्रांसमिट इधर ये हड्डी के ऊपर ही आ रहा है। अच्छा, इन हड्डियों को आपने स्टील वायर से जोड़ा हुआ है, तो अगर जरा सा भी फिर हिला तो वो हड्डी आपस में फिर उसके एजेस हिल जाएंगी, फिर वो पेशेंट को दर्द होगा, फिर वो हम दबाएंगे, जब वो बाद में आएगा तो हमें पता लगेगा कि तो हिलने लग गई, तो फिर हमें फिर थिएटर में ले जाके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1 महीने तक आप वजन ना उठाएं, 2 व्हीलर ना चलाएं, और करवट ना लें, क्योंकि करवट भी ले रहे हैं तो भी आपको उसी हड्डी पे जोर आ रहा है, फिर नीचे वाली हड्डी पे जोर, तो वो आप ये सब चीज़ें थोड़ी सी हम वर्जित करते हैं शुरुआत में। धीरे धीरे करके आप 2 महीने से, आप ठीक है 2 महीने को आप थोड़ा सा आप करवट ले लो, साइड थोड़ा हो जाओ, 3 महीने तक तो बिल्कुल ही हीलिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 3 महीने तक तो आदमी पहाड़ी पे चढ़ने लायक हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाता है। बाईपास हुई, कुछ लोगों को सर बाईपास होने के बाद ना एक सिम्टम्स देखे हैं कि सांस फूलने लगता है। देखिए, सांस फूलने के ना 2 कारण, अगर जैसे बाईपास के बाद में सांस फूल रही है और आपकी, हम देखिए, हमारा जो पैमाना होता है पेशेंट को देखने का, वो होता है इको रिपोर्ट। अगर इको रिपोर्ट पे हार्ट का पंपिंग नॉर्मल है, यानी कि 60% नॉर्मल पंपिंग जो होती है, अगर वही है और उसके बाद में भी सांस फूल रही है, तो हम ये मानते हैं कि पेशेंट के या तो फेफड़ों में दिक्कत है, या दूसरी दिक्कत ये है कि पेशेंट की खुद की आदत कम है चलने की। क्योंकि आजकल चलना इतना कम हो चुका है कि नॉर्मली में जो आदमी, पहले हम लोग चलते थे 10 किलोमीटर, वो आज हम ले जाके 1 किलोमीटर भी नहीं चल रहे होते दिन में।
तो अब आप उसको बोलोगे एकदम से आप ऊपर चढ़ो तो वो हाफ जाएगा, नहीं तो फेफड़ों की दिक्कत है, लेकिन पर से बाईपास की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी आदमी अगर रेगुलर चले तो हाफना कम हो सकता है, बिल्कुल, और रेगुलर ना चले तो चढ़े तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी। रेगुलर ना चलेंगे तो दिक्कत आएगी। आप देखिए, आप जैसे आप ये लेकिन वो बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं, बिल्कुल आप उसको बीमारी मत मानिए। आप ये मानिए कि आपके कम चलने की वजह से हो रहा है ये। आपकी डेली अगर एक्सरसाइज रहेगी, डेली अगर आप चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। सर एक चीज़ हो रहा है, हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं और धीरे धीरे रनिंग करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि गैर आदमी एक्सरसाइज करता 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 आदमी चला गया, उस केस में क्या सर? देखिए, उसमें आजकल ये काफ़ी देखने में आया है। तो जो ये मैं इसमें काफ़ी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अपनी दिनचर्या, बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं है, तो अपने को नहीं पता कि भाई अपनी कोरोनरी आर्टरी का क्या स्टेटस है, कितना % ब्लॉकेज अपन लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि खान पान आजकल वैसे ही बिगड़ गया। तो ब्लॉकेजेस जो कि 60-70 पे अपीयर होते थे, मतलब हम 60 साल से 70 साल पे ब्लॉकेज आता था 80% एंड अबव की ऑक्लूजन, वो आजकल जल्दी आने लग गया है। दूसरा, जो ब्लॉकेज है ऑलरेडी डेवलपिंग है, वो उसमें से कोई टुकड़ा टूट के आगे गिर गया। आपने कई बार आपने देखा होगा, नाच रहे हैं, नाचते नाचते खत्म हो गए, तो वो टुकड़ा कई बार क्या होता है, टूट जाता है, उसमें से प्लाक में से वो टुकड़ा टूट के आगे जाता है। अब हार्ट में तो आगे कोई है ही नहीं, रास्ता नहीं है आगे, वो तो ब्लॉक हुआ, तो आगे का सर्कुलेशन बंद हुआ, तो वो उसमें अटैक आया, सडन मैसिव अटैक, और आदमी खत्म हो जाता है। तीसरा, इन ब्लॉकेजेस की वजह से कई बार ऐसे रिदम आता है, क्योंकि सप्लाई आगे नहीं मिल रही, तो हार्ट बीट ढंग से नहीं कर पाता, और अगर हार्ट ने 1 मिनट ढंग से बीट नहीं किया तो बस खत्म। कई बार आपने देखा होगा, आदमी बैठे हुए हैं, कुछ देर बैठे, उनको लगा दर्द हुआ, थोड़ी देर बैठे और उतने में खत्म हो गए। तो वो बैठ रहे हैं इसलिए कि उनका रिदम एबनॉर्मल हुआ, तो ब्रेन ने साथ नहीं दिया, ब्रेन तक ब्लड नहीं गया, तो 30 सेकंड में उनको चक्कर आए, वो बैठे, और इतनी देर में 30 से 15 सेकंड और फिर वो खत्म। यानी यहाँ से यहाँ का तार नहीं जुड़ा, बिल्कुल तार बिल्कुल जरूरी। एक बार अपना हार्ट मतलब जो बीट करना बंद करता है, उसमें बिल्कुल अपने को चक्कर आता है, ये होता है सिस्टम। तो कई लोग जो ऐसे मेरे को बोलते भी है कि सर हमें लो बीपी हो रहा है, तो लो बीपी नाम की एक्चुअली कोई चीज़ नहीं होती। लो बीपी वो बीपी है जिस बीपी पे ब्रेन को परफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर ब्रेन को परफ्यूजन नहीं हुआ तो आप तो 5 से 10 सेकंड में तो आप बेहोशी में आ जाएंगे। सर लो बीपी नाम की चीज़ नहीं होती। लो बीपी कुछ ऐसे होता नहीं है। लो बीपी लोग चलते फिरते से मुझे बोल रहे हैं, सर मुझे लो बीपी हो रहा है, अभी चलते फिरते की बात कर रहा हूँ, तो लो बीपी होगा ही नहीं। लो बीपी का मतलब ये है ब्लड का प्रेशर लो है। अब ब्लड का प्रेशर अगर लो है तो सबसे पहला ऑर्गन जो जाएगा वो जाएगा ये। तो लो बीपी में मतलब अगर आप 5 सेकंड मान लो ब्रेन को ऑक्सीजन, क्योंकि ब्रेन ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड ऑक्सीजन लेके जा रहा है, हर ऑर्गन ऑक्सीजन निकाल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपने लिए। अगर ऑक्सीजन ब्रेन को 5 सेकंड नहीं मिलेगी, ब्रेन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ब्रेन तो 5 सेकंड में आप चक्कर खा के गिर जाओगे। दैट इज लो बीपी, दैट इज लो बीपी। ओके। अब आप चलते फिरते मुझे बोलो आपको लो बीपी है। सर मैं आपको बताता हूँ, आज से 7 साल पहले तक मेरा बीपी जब चेक करता था तो लो रहता था, आजकल चेक करता हूँ सर बराबर रहता है। नहीं, लोअर साइड ऑफ द रेंज होना और लो बीपी होना दोनों में अलग। हाँ, वो फर्क क्या सर? नहीं तो आपका मतलब जैसे लोअर साइड पे रहना, वो तो हाँ। देखिए बीपी जितना लो उतना बेटर, क्योंकि वो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आर्टरी है वो अभी लचीली है। भाई बच्चे की आर्टरी लचीली रहती है, एक बार कुछ भी हो जाए वो एकदम लचीली रहेगी। जैसे जैसे आप हार्ड होते जाते, मतलब उम्र होती जाती है तो कैल्सिफिकेशन होता जाता है। अब हार्ड एकदम कड़ी की तरह, तो उसमें फिर बीपी हाई होगा क्योंकि डिस्टेंशन नहीं होगा आर्टरी का। तो जब अपन जैसे लो बीपी है तो मतलब आर्टरी लचीली है, आर्टरी एक्सपेंड कर रही है, और अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। तो लोअर साइड ऑफ द रेंज पे है। आप खुद भी देखिएगा, आप एक्सरसाइज करिए, पहले आप एक्सरसाइज करने से पहले बीपी नापिए, आप एक्सरसाइज करने के बाद में बीपी नापिए, आप देखेंगे कि बाद में आपका बीपी लो आएगा एक्सरसाइज के बाद। आप ट्रेडमिल करते हाँ आता है सर। वो इसलिए क्योंकि सारी आर्टरी डायलेट हो जाती हैं, डायलेट वो फूल जाती हैं, पसीना आने लगता है, फूल जाती है तो बीपी ऑटोमेटिक डाउन होता है। अच्छा, ये वैसे ही है जैसे मोटर से आपने मोटा पाइप लगाया तो वो पानी कम दूर तक जाएगा, पतला पाइप लगाया तो पानी दूर तक जाएगा। मेरा था जैसे 60-110 था सर, नीचे का 60 ऊपर का 110। अब समझ में आ गया सर जो आपने कहा कि ट्रेडमिल पे गया उसके बाद एकदम ही ऐसा आ गया था कि नीचे आएगा, नीचे आर्टरी डायलेट हो गई, पसीना आ रहा है आपको, इसलिए तो हम कहते हैं एक्सरसाइज करो। दवाई अगर जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, कोई वो 5 मिलीग्राम की दवाई ले रहा है एग्जाम्पल के लिए, अगर तो भी वो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा तो उसकी ज़िंदगी भर 5 मिलीग्राम ही चलती रहेगी। और अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो फिर मैं उसकी गोलियां बढ़ाता जाऊंगा। उसने खुद ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया, वो तो दवाई कर रही है फिर, और फिर वो बीमारी भी उसी हिसाब से प्रोग्रेस होती रहेगी। बाईपास वाला ट्रेडमिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और करना भी चाहिए। और हम
पेशेंट को हर साल जो भी रिव्यू के लिए बुलाते हैं उसमें ट्रेडमिल टेस्ट इज अ मस्ट उनका रिव्यू पे। सर मैं भी एक दिन डर गया था, मेरे को यहाँ दर्द हुआ, मैं चला गया, वो टीएमटी करवाया था, वही था टीएमटी। तो हमारे जो पैमाना है ये देखने का कि हमारे ग्राफ चल रहे हैं, उनमें से होगी, उनमें तो डिजीज़ नहीं आ गई, उसमें सबसे हम कैसे देखेंगे, या तो हम एनजीओ करवाएं। अब एनजीओ ऐसे थोड़ी कराएंगे हमारे किसी की, तो हम उसमें ये बोलते हैं हम ट्रेडमिल चलिए। तो ट्रेडमिल पे अगर ब्लॉकेज आ गया तो बस फिर हम ये मान लेते हैं कि फिर कोई हमारे हो सकता है बाईपास ड्राफ्ट में दिक्कत हो। तो इसलिए साल में एक टीएमटी तो हम कराते ही कराते हैं बाईपास वाले पेशेंटों की, वो हमारा प्रोटोकॉल का है, रेगुलर प्रोटोकॉल पार्ट है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बाईपास के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लोगों को डर लगता है यार पहाड़ी पे चढ़े नहीं चढ़े, क्या खाएं क्या करें। एक सवाल आया हुआ था, नवीन जी है, उनका एक सवाल था फेसबुक पे कि डॉक्टर साहब से इस सवाल पूछे, तो मैंने डॉक्टर साहब से आज बात की, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब बता दीजिएगा। तो इन्होंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, लेकिन आज ये जो वीडियो बना है केवल बाईपास के बाद जो सावधानियाँ बरतनी है, बाईपास के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसको लेकर के है, और आगे भी कुछ नई जानकारियाँ डॉक्टर साहब से लेते रहेंगे। सर आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।